अगर आपको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर जर्नी जीना है, टाइम देखना बंद कर दो, डे देखना बंद कर दो, नाइट है या दिन है, कुछ भी नहीं। कि सेल्स ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे 99% रिजेक्शन है, 1% का रेशियो है जहाँ पर आपको सक्सेस रेट है। जिनका नाम है सुधांशु प्रियादसी जी। ये जितने अच्छे इंसान हैं इन्होंने इतने ही अच्छे काम किए हैं और ये फाउंडर है भाविश एसआरपी मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। आप मैन्युफैक्चरिंग पे बिलीव करते हैं? बहुत। तो एसआरपी को आप कहाँ देखना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में? हाँ, टारगेट है 100 करोड़ तक का जाना। मान लीजिए आपका बिजनेस और जीरो से स्टार्ट करना पड़े आपको, एजेंसी को, ब्रांड को, तो क्या 90 डेज़ के वो क्लियर फोकस वाले डेज होंगे? फर्स्ट क्या प्लान होता है कि आप खुद की सैलरी निकालो सबसे पहले। उसके बाद देखो कि जो ऐसी क्या जरूरत है आपकी कंपनी में जो उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो ट्रस्ट बिल्ड करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है जो आपने फॉलो किया है और जो सबको फॉलो करना चाहिए? मेहनत कहते हैं ना रंग लाती है। आपको लग रहा है बिजनेस स्टक है, तब तो आप मूव करो, नई चीज़ें इन्हेंस करो, अप्रोच करो, नई एजेंसी देखो मार्केट में क्या कर रहे हैं। सुधांशु जी, मुझे बताओ कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है, कंपनी की ब्रांडिंग जरूरी है? मतलब किसको आगे लेकर चाहिए? तो ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। एज एन बिजनेसमैन क्या ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म कैंपेन्स या लॉन्ग टर्म कैंपेन्स जो हमें रेगुलर प्रॉफिट दे? कभी भी शॉर्ट टर्म्स पे नहीं जाना चाहिए, उनके साथ जुड़ो जिनके साथ विजन है। जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरा एक गोल ही ऐसा था कि यार मैं क्या कर सकता हूँ ज़्यादा ज़्यादा। ओके, और ये जो आपके कॉम्पिटिटर है, बाकी एजेंसीज, आप इनको कॉम्पीट कैसे करेंगे? देखो मार्केट में जो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जज्बात बाय आकाश में। आज हमारे शो में जो पर्सनैलिटी है ये खुद एक पॉडकास्टर है और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी से बातें की है, और सिर्फ एक फील्ड नहीं, एक इंडस्ट्री नहीं, अलग अलग। तो इन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी है, बहुत कुछ सीखा भी है अपनी जर्नी से। जिनका नाम है सुधांशु प्रियादसी जी। ये जितने अच्छे इंसान हैं इन्होंने इतने ही अच्छे काम किए हैं और ये फाउंडर है भाविश एसआरपी मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप अगर एजेंसी रन करते हैं, आप कोई बिजनेस रन करते हैं, तो आप आज बहुत कुछ सीख कर जाए। पर सीखेंगे कब? जब आप इसको पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली, हमारी पर्सनैलिटी सुधांशु प्रियादसी जी का। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरे लिए मतलब फर्स्ट टाइम है ये। हाँ, मैं ये जानना भी चाहता हूँ आपसे, ये भी आपके लिए फर्स्ट टाइम है। आज तक आप एज एन पॉडकास्टर सीट पर बैठते रहे, गेस्ट से बातें करते रहे, आज आपको गेस्ट बनकर और आकाश चौधरी के साथ बैठकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, क्योंकि ना मुझे एक शिकायत भी है एज अ होस्ट। जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि कई लोग ना कई चीज़ों को छुपा लेते हैं। मुझे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पूरी डिटेल देनी चाहिए हर चीज़ की। कई बार किसी से आप डेप्थ में पूछते हो तो कहते हैं यार ठीक है इतना ही रखो ना आप, ज़रूरी थोड़ी ना एक ही बार में सब सिखा दो। लेकिन मैं वो बैरिगेट नहीं रखना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा जो भी आप पूछो उसका अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। क्या बात है। तो ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि ये बहुत ही अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट रहने वाला है और आपको ऐसे सीक्रेट्स मिलने वाले हैं जो आपके बिजनेस को चार चांद लगा देंगे। तो मेरा सबसे पहले तो आपसे सवाल है, आप बिहार से हैं हम्म। और बिहार से दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपना नाम बनाना, काम सेटल करना, और मुझे लगता है कि आप अपनी जो जनरेशन है उसके पहले ऐसे हम्म। बंदे हैं जिन्होंने बिजनेसमैन का ये टैग लिया है। तो कितना मुश्किल रहा? सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। आपने काफ़ी पुरानी यादें सारी ताज़ा कर दी मुझे। क्योंकि कई बार मेरे फैमिली में मैं फर्स्ट हूँ जो एक एंटरप्रेन्योर जर्नी जी रहा हूँ। इसके पहले कोई नहीं था। हम जब मैं स्कूल पढ़ता था ना तो हम लोगों का ना सिंपल सा 2-4 टारगेट होता था, लाइक इंडियन आर्मी में चले जाओ, एयर फोर्स में चले जाओ, नेवी में चले जाओ। क्योंकि ना जो गाँव का माहौल है ना बस इसी तरीके का है, या तो रेलवे में कर लो आप। तो हर कोई बस इसी कंपटीशन में 3-4 जो प्रोफेशन है उसी के लिए सोचते थे कि चलो 10-12th में अच्छे मार्क्स लाएंगे और ज्वाइन करेंगे फिजिकल एक्टिविटी। ये सब सब कुछ बचपन से करते, क्योंकि क्रिकेट के शौकिया थे हम लोग, तो सारे फिजिकल एक्टिविटी करते थे। जब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, मेरी जब दादी डेथ की तो क्या होता, दादी का पेंशन आता था। तो मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब बाटा कंपनी में जॉब करते थे। वहाँ पर ना वो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे थे, जॉब पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो आमदनी उतनी अच्छी होती नहीं थी, तो लगता था कि चलो जितना टल सकता है चीज़ों को टाल दो आप। जब दादी डेथ की
उसके बाद मतलब ऐसा कुछ नहीं रहा कि आप घर पे पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग उतना स्ट्रॉन्ग थे नहीं। और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ना रहने के कारण पता है आपको, फैमिली वाले भी ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं देते, खास करके रिलेटिव्स। तो मैंने सोचा कि मुझे लगता है निकलना चाहिए मुझे यहाँ से। तो मेरा एक दोस्त है अविनाश, फर्स्ट टाइम उसी ने अप्रोच किया कि भाई दिल्ली चल, वहाँ पर तू पढ़ना होगा, पढ़ भी सकता है और काम भी कर सकता है साथ साथ। तो मैं दिल्ली में फर्स्ट जॉब किया था उलन मेला करके, आप देखोगे ना ओसवाल उलन मेला करके, उत्तम नगर, पीरागढ़ी, इंदरलॉक, ऐसी ऐसी जगह पे ना वो स्टोर लगता है रोड पे, हम्म। जहाँ पर कंबल्स, ब्लैंकेट, जैकेट, स्वेटर ये सब बेचा जाता है। तो एज अ सेल्समैन मैंने जॉन वहाँ पे ज्वाइन किया था। सरदार जी थे, मतलब उनके साथ एक भाइयों वाला रिलेशन था, तो उनको पता था कि चलो लड़का पढ़ा लिखा है, तो मुझे ऐसा नहीं रखा कि आप एक सिर्फ इस कैटेगरी में काम कर सकते हो। तो मुझे बहुत जल्दी उन्होंने कैशियर भी बना दिया था कि आप हैंडल करो, जो एक्सपीरियंस आप यूज करो यहाँ पर, सीखो। और लोगों से बात करने का तरीका, जैसे लाइक सरिता बिहार में होते थे हम लोग, तो सरिता बिहार में ना कुछ बाहर से भी कस्टमर्स होते थे, तो जो सेल्स में होते थे ना हमारे पास, तो वो बात नहीं कर सकते थे, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। तो मैं उसमें परफेक्ट था थोड़ा, उनकी हम्म। अकॉर्डिंग। तो वहाँ से स्टार्ट किया सेल्स की जॉब। उसके बाद सेल्स में इतना मज़ा आने लगा कि मुझे समझ में आने लगा। सेल्स में मुझे जो पर्सनली एक अपील लगा कि सेल्स में ना आप डिसाइड करते हो अपनी सैलरी। लाइक आज मुझे अगर 1 लाख रुपए की जॉब चाहिए ना, तो मैं डिसाइड करूँगा कि आज 1 लाख रुपए की जॉब है तो क्या करना चाहिए मुझे, वो मैं राइट। खुद डिसाइड कर सकता हूँ। क्योंकि बीइंग द बिजनेसमैन, अगर मुझसे भी कोई पूछता है ना कि क्या आप मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी पे कर सकते हो या 50,000 पे कर सकते हो, तो बिल्कुल किया जा सकता है। सेल्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चूज करते हो कि कितनी सैलरी आपको मंथली अर्न करना है। जी, मैं आपकी बात रोकते हुए जानना चाहूँगा, जब स्टार्टिंग में हम छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम फँस जाते हैं, सेमिनार्स में फँस जाते हैं, है ना? तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ और डेस्टिनी सेल्स की तरफ ही ले जाना था या सब ये अचानक हुआ? सेल्स की तरफ ही डेस्टिनी कह सकते हैं, क्योंकि ना मैं एज अ फील्ड बॉय भी जॉब किया हूँ फार्मेसी में, और अमेजोन में एज अ डिलीवरी बॉय भी किया हूँ। पार्ट टाइम डिलीवरी, रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का भी काम किया, मतलब हुँ। जब दिन भर काम कर लेता था, शाम को पार्ट टाइम 3-4 घंटे के लिए करता था। उसमें फ़ायदा ये होता था कि रात का खाना मिल जाता था, हुँ। क्योंकि उस टाइम खाना बनाना नहीं आता था मुझे। तो रात का खाना भी मिल जाता था, तो काम चल जाता, 300-400 रुपये आई थिंक मिलता था उस टाइम, ओके। रात का 11 बजे तक हो जाता था काम। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं काम की बात। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, एजेंसीज़ है, ब्रांड है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं जीरो से। मान लीजिए आपका बिजनेस और जीरो से स्टार्ट करना पड़े आपको, एजेंसी को, ब्रांड को, तो क्या 90 डेज़ के वो क्लियर फोकस वाले डेज़ होंगे जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें? पहले मैं थोड़ा सा सेल्स पार्ट के बारे में बताना चाहूँगा। लाइक सेल्स में एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसी कंपनी बनानी है हुँ। और कितना आपको प्रॉफिट, इनकम सब कुछ बनाना है। एक तो आपको 90 डेज़ का बना लो या 1 साल का बना लो या 6 महीने का बना लो, एक तो बनाना पड़ेगा प्लान। फर्स्ट क्या प्लान होता है कि आप खुद की सैलरी निकालो सबसे पहले तो, क्योंकि जब तक आपकी सैलरी खुद नहीं निकालोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम किया आपने। क्योंकि कंपनी से जब पैसे निकाल लेते हो ना, तो आपको खुद नहीं पता होता कि कहाँ पे, मतलब क्या-क्या डिज़ास्टर हो सकते हैं। तो फर्स्ट आप ये देखो कि आप अपने लिए क्या सैलरी अर्न कर सकते हो, तो पहली चीज़ वो लिखो। उसके बाद देखो कि जो ऐसी क्या ज़रूरत है आपकी कंपनी में जो उसके बिना काम नहीं चल सकता। लाइक देखो, स्टार्टिंग में अकाउंट्स आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि एक्सेल पे आप सेल परचेज की एंट्री वगैरह सब कुछ कर सकते हो। क्या है ऐसा जो आप बिना किसी को रखे नहीं कर सकते? लाइक एक मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी के तौर पे बताता हूँ, एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए आपको, क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि फील्ड में भी जाना है आपको, पेमेंट कलेक्शन भी देखना है, तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर आप ऑफिस में रखते हो। अब उसके लिए भी क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए प्रॉपर। सिस्टम में भी आपको ग्राफ़िक्स ये सारी चीज़ें चाहिए, फ़ोटोशॉप वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने लिए टूल्स के तौर पे रख लिया। अब आया उसकी सैलरी रख ली, 10-20 कुछ भी तो दोगे उसको, 20 अगर उसको भी दे रहे हो, 20 अपने दे रहे हो, 10,000 रेंट ऑफ़िस का समझ लो आप, 50,000। तब आपको ये सोचना है कि 50,000 मुझे निकालने के लिए कितने का बिज़नेस चाहिए? हुँ। राइट। मैं अपने प्रोफेशन से ही बताता हूँ। लाइक एडवर्टाइजमेंट में ना एक मार्जिन होता है। हुँ। लाइक कोई भी पब्लिकेशन या रेडियो इंडस्ट्री या जितने भी हैं मार्केट में, सब एक मार्जिन देते हैं एजेंसी को। 15%, 10% का मार्जिन देते हैं। तो आपको सपोज 50,000 रुपये निकालना है, तो आपको सीधा सीधा पता है 5 लाख का बिजनेस तो मिनिमम करना पड़ेगा।
और सेल्स में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। मतलब जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, लाइक अगर 30 कोल्ड कॉल करते हो ना, आप हर स्टोर पे जाते हो ना, अगर 30 जेन्युइनली कॉल करते हो ना, एक लीड ज़रूर मिल जाता है आपको। और वो लीड कम से कम, अगर कोई छोटा सा पैम्पलेट भी प्रिंट करा रहा है, सपोज 20,000 ही प्रिंट करा रहा है वीकली, एक बार 20,000 ही प्रिंट करा, तो कम से कम 8500 10,000 का मिनिमम होता है। हम्म, तो इसी तरह आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब वही है, फोकस आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे एक्सपेंसेस क्या है और मुझे कमाना कितना है, क्योंकि उसको कवर वहीं से करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार होता है ना, बिजनेस लोग सोचते हैं बड़ा आसान है, और बिजनेस वही करते हैं जो एक ऑनरशिप ले पाते हैं। राइट। लाइक मैं अगर सेल्स में हूँ ना, तो मुझे क्या लगता है ना, कि मुझे 10 to 6 नहीं देखना है टाइमिंग। मुझे ये लगता है कि आज मैं कितना धंधा लेके जा रहा हूँ। हमेशा मेरा गोल्स यही होता था कि महीने का, लाइक मेरा टारगेट, मेरा बॉस 3 लाख देता था, तो मैं सोचता था 3 से ऊपर कैसे करूँ। मैं अपने बॉस से हमेशा यही कहता था कि सर मुझे वो बताओ कि मैक्सिमम इंसेंटिव कितना दिलाओगे आप। ही सेड कि 45,000 है भाई, और ये 10% है, आपको 4.5 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा। मैं सर 5 लाख करूँगा, मुझे बस हम्म, आप जो जो मीटिंग चाहिए आप चल लेना। तो स्टार्टिंग में मैं 2-4 मीटिंग खुद उनको साथ ले गया, उसके बाद कभी नहीं ले गया। मतलब उसके बाद मेरे बॉस का सामने से फोन आता, भाई अब मत कर, क्योंकि इससे ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिलना है। हम्म। तो मैं वो टारगेट सेट करता था। और सेकंड क्या पूछे थे आप? बिजनेस के लिए। बिजनेस सर। बिजनेस के लिए मतलब आपको सबसे पहले तो मुझे लगता है, बिजनेस के लिए आप ये देखो कि सेम कैटेगरी में कौन कौन बिजनेस है। सपोज आप हल्दीराम हो, तो कौन कौन है जो कौन कौन किस किस तरह की मिठाइयाँ बना रहा है, और क्या क्या दे रहा है, कौन होम डिलीवरी दे रहा है, सर्विस कैसा प्रोवाइड कर रहा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे लाइक आप वेटर रखते हो, तो वेटर का एक्सपीरियंस क्लाइंट के साथ कैसा है। तब वो सारी चीज़ों को ना खुद देखो, ऑब्जर्व करो। उसके बाद जो जो चीज़ें लगता है करेक्शन है, वो डे टू डे के उसको मतलब करेक्शन करते जाओ आप। क्योंकि ना एंड ऑफ द डे ना सिर्फ कस्टमर एक्सपीरियंस ही वैल्यू रहता है, कोई भी बिजनेस में देखो। कई बार रिलेशन ऐसा होता है ना कि कोई आपको 100 रुपये की चीज़ 80 में भी देगा ना, तो आप कहोगे नहीं, मुझे उन्हीं से करना है, आकाश के साथ ही करना है। क्यों? क्योंकि ठीक है, 20 पैसे कमा रहा है, 20 रुपये कमा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट भी आ हाँ, जाता है यहाँ पर। ट्रस्ट भी आ जाता है और रिलेशन भी मेंटेन, मतलब रिलेशन का भी फर्क पड़ता है। जी, और मेरा ये सवाल भी है आपसे, जो मार्केट स्टडी बताती है, एसआरपी ने एसआरपी मीडिया एजेंसी ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल की है, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स बनाए हैं। तो ट्रस्ट बिल्ड करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है जो आपने फॉलो किया है और जो सबको फॉलो करना चाहिए? मेहनत कहते हैं ना, रंग लाती है। हम्म, मेरे साथ भी वही हुआ था। जब मैं खुद हिंदुस्तान टाइम में जॉब करता था, तो कई सारे क्लाइंट थे। अच्छा, आपको ना दिखता है कि कौन-सा बिज़नेस ज़्यादा चलने वाला है, या कौन है जिसके अंदर लीडरशिप लग रही है आपको। तो मैं वैसे इंसान को बहुत फ़ॉलो करता हूँ। तो मेरे लाइफ़ में 2-3 क्लाइंट ऐसे मिले मुझे, जो मुझे ना स टाइम टू टाइम सिखा रहे थे कि हम्म, ये ट्रेंडिंग चेंज हो रहा है, आप ये देखो। तो जब मैं फील्ड में खुद होता था, मैं मतलब 30 कोल्ड कॉल हर डे करता था, एवरी डे। तो मेरे क्लाइंट्स वहाँ से बन गए थे, बेसिक बन गया था, लोग जानने लग गए थे कि सुधांशु ये करता है, इसमें काम करता है। तो जब मैंने खुद स्टार्ट किया, तो लोगों को पहले बताया कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कॉल करना। देखो, क्लाइंट का भरोसा जितना सेल्स में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक मैंने क्या किया था, मुझे पता था मेरे क्लाइंट को एक्चुअली क्या चाहिए था। हम्म, कई बार क्लाइंट क्या होता है ना, उनको पता नहीं होता है। जैसे लाइक कुछ मार्केटिंग करना चाहते हैं वो, लेकिन उनको ना मार्केटिंग करने का तरीका नहीं पता होता है। वो पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, और कई बार क्या होता है, कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ पैसा देख लेते हैं। आपको ये देखना है कि कैसे उनकी, मतलब उनका फुटफॉल कैसे बढ़ा सकते हो आप। हम्म। उनको वो बताओ जो उनको नहीं पता है, जो पता है उनको क्यों बताना है। हाँ, मतलब कि उनके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के आगे लेकर हाँ, जाना है। क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी जगह मैं रहता तो ये 100 रुपये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता, क्योंकि आपका स्किल सेल्स का है, मार्केटिंग का है। हम्म, आप तो बिजनेसमैन हो, आपने बोल दिया सुधांशु मैं आपको 1,000 रुपये दे रहा हूँ, इसका बताओ कैसे क्या करना है। तो आपको समझाना पड़ेगा। लेट सपोज अगर एक सुपर मार्केट है आपके पास, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सुपर मार्केट कहाँ पे है, आसपास कैसी सोसाइटी है, आसपास की जो सोसाइटी है वो कैसे लोग हैं, हम्म,
हम उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं या पैम्पलेट के थ्रू कर सकते हैं। तो वो देखना पड़ेगा आपको। अब जैसे सपोज़ साउथ दिल्ली है, साउथ दिल्ली में लोग पैम्पलेट बहुत ही कम प्रेफ़रेंस करते हैं। वो हर कोई न्यूज़पेपर प्रेफ़रेंस करते हैं। क्यों? उनको लगता है कि हम मतलब वहाँ का स्टेटस अलग है। तो वहाँ के अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग उनको सजेस्ट करना पड़ेगा आपके क्लाइंट को, ताकि लगे कि हाँ, ये सिर्फ़ अपने पैसे की बात नहीं कर रहा है। ये ओवरऑल बात कर रहा है कि हमारे फुटफॉल को कैसे बढ़ाएगा। सुपरमार्केट के आस-पास क्या होता है, कई बार 5 किलोमीटर तक ही लोग शॉपिंग करने जा पाते हैं। कोई 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से नहीं आता है। तो मैंने अपने वाले केस में भी सेम किया था। जब मेरा क्लाइंट 3-4 स्टोर था ना, तो मैंने उनको यही समझाया कि लाइक 20,000 रुपए आप ईच स्टोर खर्च कर रहे हो। अगर हम एक एड्स करते हैं, सपोज़ बेस्ट दिल्ली में ऐड किया हमने। बेस्ट दिल्ली में पूरा करोल बाग, सीपी से लेके मुंडका से लेके दांसा बॉर्डर से लेके धौला कुआँ से इधर पूरा आ जाता है। द्वारका पूरा, रजोड़ी, तिलक नगर सब कवर होता है। अब सपोज़ आप एक स्टोर ओनर हो, आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़ोगे? अब मतलब फ्यूचर में आप कैसे डिसाइड करोगे कि नेक्स्ट स्टोर मुझे कहाँ खोलना चाहिए? अगर मैं सिर्फ़ बेस्ट दिल्ली मेरे 3-4 लोकेशन स्टोर्स पे मतलब 3-4 स्टोर है, तो आपको ये पता है ना, अगर बेस्ट दिल्ली में एड्स कर रहे हैं तो कहाँ से इनपुट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। राइट। जहाँ से इनपुट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, आपके लिए एक ऑप्शन मिल गया कि वहाँ पे आप स्टोर लोकेट कर सकते हो। तो वैसे ही मेरे क्लाइंट ने आज मतलब उसके 50-60 अच्छे स्टोर हैं, जो ये मेरा पर्सनल है। तो मुझे लगता है ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए क्लाइंट के साथ, ना कि शॉर्ट टर्म्स के लिए सिर्फ पैसा देखना चाहिए। पैसा तो देखो कमा लोगे आप, एक बार जब ट्रस्ट मिल जाता है, क्योंकि जितनी भी एजेंसियां हैं ना, हर किसी को एक दो क्लाइंट ने ही उनको बड़ा बनाया है। आप किसी भी राइट। एजेंसी से पूछोगे ना कि या किसी भी क्लाइंट से, हर किसी के पास एक दो ही बड़े क्लाइंट होते हैं जो उस एजेंसी को भी बड़ा कर देता है। तो ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। और जो मार्केट में स्टक है एजेंसीज और या ब्रांड, मतलब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है, एज एन बिजनेसमैन मैं किसी एजेंसी के साथ साइन हूँ हम्म। जो मुझे वो आउटपुट नहीं दे पा रहे, लेकिन या रेट की वजह से या बिहेवियर की वजह से मैं उनके साथ कोलैब में हूँ। हम्म। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं कहीं ना कहीं स्टक हो गया, अपने बिजनेस को आगे लेकर नहीं जा पा रहा हूँ, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखो, इसमें ना दो चीजें हैं। आपको लग रहा है बिजनेस स्टक है, तब तो आप मूव करो, हम्म। नई चीज़ें इन्हेंस करो, अप्रोच करो। नई एजेंसी देखो मार्केट में क्या कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं बाटा का एग्जांपल देना चाहता हूँ। बाटा हम सब ने बचपन से सुना नाम ना। जी। आज बाटा का नाम कहाँ है? मतलब आज हमारे रूम में 5 लोग हैं, एक भी कोई कोई भी बाटा का शूज़ नहीं पहना होगा। क्यों नहीं पहना होगा सोचो आप? क्योंकि बाटा ने ये सोचा कि भाई मैं बाटा हूँ और कोई ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या शायद आएगा ही नहीं मार्केट में फ्यूचर में। लेकिन आज कितने ब्रांड्स हैं जूते के, आज हम्म। बाटा कहाँ चला गया, खुद सोचो आप। तो ये चीज़ होता है, आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। चाहे वो आप अपनी मार्केटिंग टीम को चेंज करो या एजेंसी चेंज करो। कई बार तो क्या होता है, मार्केटिंग टीम जितनी पुरानी होती है ना, आपस में ही एजेंसी से मतलब आपस की सेटिंग रहती है उनकी, तो वो खुद भी चीज़ें चेंज नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है ठीक है ना, कंफर्ट है, चल रहा है बिज़नेस। तो आप हायरिंग के टाइम भी वैसे लोग ही रखो मार्केटिंग में जिनका खुद का एक एम हो, ना कि ये कि हाँ भैया मुझे 50,000 रुपये 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, मैं ठीक हूँ। हम्म। टाइम टू टाइम हर चीज़ को अपडेट करो आप। ओके, सुधांशु जी, मुझे बताओ कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी है, कंपनी की ब्रांडिंग ज़रूरी है, मतलब किसको आगे लेकर जाए? आज की डेट में देखो, पर्सनल ब्रांडिंग पे लोग पैसा खर्च करते हैं। हम्म। लाइक सब क्या देखते हैं, फाउंडर में दम है या नहीं है। जी। अगर फाउंडर में दम नहीं है तो कोई पैसा भी नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि पहले तो आप ही जाते हो ना। राइट। फर्स्ट तो आप ही जाते हो। लाइक हम घर पे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो कुछ भी करते हैं, तो जो हमारे घर पे सामान लेके आता है ना, उसका एक्सपीरियंस उस कंपनी को दर्शाता है कि वो कैसी कंपनी है। अगर उसका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, तो क्या दोबारा हम ऑर्डर करेंगे? हम्म। नहीं करेंगे। तो ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कौन हो, मैं आपसे सामान क्यों लूँ, है ना? हम्म। कन्वीनिएंट एक अलग जगह, क्या सेफ़ है ये? हर चीज़ देख लो, कपड़े से लेके, जूते से लेके हर चीज़ देख लो, जहाँ पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। कई बार होटल में जाते हो आप जाओ 2 स्टार होटल और 5 स्टार होटल में जाओ, कितना फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे 5 स्टार में आपको ऐसे ट्रीट करता है लाइक यू आर अ किंग, राइट। और जो 2 स्टार में ठीक है सर आ गए चेक इन कर लीजिए। दोनों का बिहेवियर अलग होता है ना? तो हम्म। वो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपने ऊपर अच्छी मतलब अच्छा पैसा खर्च करो, ब्रांडिंग पे पूरा ध्यान दो।
ताकि हम्म कुछ भी कंप्रोमाइज़ ना हो, लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, लोगों का मन हो आपसे जुड़ने का। राइट। ओके, जब हम जो एजेंसीज होती हैं उनके रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने में आता है कि जो आज का क्लाइंट है वो बहुत शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहता है। हुँ, मतलब जैसे आपको मैंने हायर किया तो मैं चाहता हूँ कि सुधांशु जी मेरे बिजनेस को एक महीने में ग्रो कर दें। हुँ। तो आपके अकॉर्डिंग एज एन बिजनेसमैन क्या ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म कैंपेन्स कि जो हमें एकदम से प्रॉफिट दे, या लॉन्ग टर्म कैंपेन्स जो हमें रेगुलर प्रॉफिट दे? वो कैसे मेंटेन करें और कैसे आप समझाना चाहेंगे क्लाइंट को? देखो शॉर्ट टर्म्स तो कुछ भी नहीं होता है, शॉर्ट टर्म्स तो हर किसी को पता है। लाइक हम जब एक बिल्डिंग की बात करते हैं ना, लाइक घर बनाना हो तो उसमें भी टाइम लगता है ना, सबसे ज़्यादा फाउंडेशन पे खर्चा होता है ना? हम सबको पता है। और फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग रहता है, हम मेरा बिज़नेस उतना अच्छा चलेगा। तो कभी भी शॉर्ट टर्म्स पे नहीं जाना चाहिए, उनके साथ जुड़ो जिनके साथ विज़न है। आपको 1 साल तक का चीज़ें ना वो क्लियर कर देगा सर कि ये इतना खर्च करना है और ये आउटकम है। पैसा खर्च करने में किसी को कोई इश्यू नहीं है आज की डेट में। लेकिन लोग नहीं बता पाते ना कि सर ये है, आपकी जो टीजी है ये है, आपका जो क्लाइंट बेस है ये है, वहाँ पैसा खर्च करो, ना कि कहीं और खर्च करो। सोशल मीडिया पे लोग अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं कई बार। आप समझना सोशल मीडिया में भी 3 प्लेटफ़ॉर्म है ना, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब। आप कहाँ हम्म पैसा खर्च कर रहे हो, कैसे-कैसे लोग हैं वो देखो आप पहले। राइट। इंस्टाग्राम पे सिर्फ़ फ़ैशन ब्रांड जाते हैं। यूट्यूब पे लगता है फ़ैशन ब्रांड कोई एड्स आता है, बहुत कम रेयर आता है, उनका बजट ही अच्छा होता है। उनको लगता है सब पे डाल दो, ओके, है ना? मैं समझ रहा हूँ आपके मन में क्या सवाल चल रहा होगा, मैं पूछ ही लेता हूँ। चलिए मैं आपसे जानता हूँ कि जो सेल्स में नए क्लाइंट्स हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स आपको नज़र आई है अपने बिजनेस एक्सपीरियंस में, कि जो सेल्स करने के लिए सेल्स करने के लिए, मतलब एज एन मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे अपने ब्रांड की सेल्स को इंक्रीज़ करना है और मैं कॉमन मिस्टेक्स करता हूँ जो आपको मेजोरिटी में दिखाई देता है, सब यही कर रहे हैं। सेल्स में पता है सब मास पे जाना नहीं चाहते हैं वो। हर कोई चाहता है कि मैं एक टारगेट मुझे मिला हुआ है, मैं वो अचीव कर लूँ। हम्म देखो 2 तरीके की आप अगर सेल्समैन हो, आप टारगेट रखो, फ़ॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बिज़नेस से जुड़ते हो ना, या बड़ी-बड़ी जो बिज़नेस कंपनी जो हायर करती है ना, वो उन्हीं लोगों को करती है जो वर्किंग में ही होते हैं। हम्म जो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, कई लोग उनको तो देखते भी नहीं है। मतलब क इनडायरेक्टली कह दो कि वो अप्रोच करते हैं, ना कि जो अप्रोच करता है उनको देखते हैं वो। तो ये कुछ-कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं, हम्म जो लगता है कि करना चाहिए लोगों को। और सेल्स में तो देखो एक ही चीज़ है, हर चीज़ में ट्रस्ट है, माइलस्टोन है, गोल्स है, कितना बड़ा गोल आपका है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए एक चैलेंज आया है आफ्टर कोरोना, कि जो प्रिंटिंग वो करते थे, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, तो वो बहुत कम डिमांड हो गई है पब्लिक की। मतलब मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं है, आप बताना। और सोशल मीडिया ने उसकी जगह ले ली है, चाहे वो एड्स हो और चाहे वो कैसे भी हो। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि कितनी जगह ली है, और दूसरा एसआरपी मीडिया ऐसा क्या कर रही है कि अगर मैं एज एन पैम्पलेट्स और न्यूज़पेपर के अलावा भी, वो तो करना ही करना है क्योंकि वो चलता आ रहा है तो लोगों को अच्छा लगता है। हुँ। तो सोशल मीडिया में आप क्या चीज़ देते हो क्लाइंट को कि हम आपको चुनें? देखो कई चीज़ें जब आती है ना, नुकसान होता है, तो कुछ कई चीज़ें प्रॉफ़िट भी दे जाती है। कई बार क्या होता है, मैंने कई मतलब मैं कई ऐसे क्लाइंट को जानता हूँ जो ना प्री कोविड अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे एड्स, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता था। जब कोविड आया तो लोगों ने न्यूज़पेपर लेना कम कर दिया, पढ़ना कम कर दिया, है ना? सब ऑनलाइन चले गए, तो सर्कुलेशन डाउन हो गई। सर्कुलेशन मतलब 100 न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, 50 होने लग गया। तो 50 के हिसाब से प्राइसिंग बिल्कुल डाउन हो गई। उनको चाहिए था एक स्टैंड, कि भैया अभी जो-जो स्टैंड ले रहा हम उनके साथ भी रहेंगे। तो कई लोगों को पिकअप टाइम वहीं था, वहीं से उन्होंने पिक किया कि नहीं यार स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अपॉर्च्युनिटी देखा इस वाले क्राइसिस में भी, तो स्टार्ट किया कई लोगों ने, और उन्होंने अपना अच्छा ब्रांडिंग किया। और बात रही पैम्पलेट की, पैम्पलेट में क्या है देखो, एक तो चीज़ें ऐसी हैं ना कि जैसे लाइक सर्कुलेशन डाउन हुआ, तो पैम्पलेट का भी डाउन ही हो, क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं जाएगा तो पैम्पलेट भी नहीं जाएगा ना। पैम्पलेट के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि आप ब्रांड है पैम्पलेट, न्यूज़पेपर के साथ ही जाना है। यहाँ न्यूज़पेपर ही डाउन हो गया था, तो न्यूज़पेपर के बिना तो पैम्पलेट नहीं जान सकता। और सबसे बड़ी बात है ना, कई बार क्या होता है, न्यूज़पेपर वाले कुछ गलती भी करते हैं, लाइक एक चार्ज भी करते हैं अच्छा खासा, वो 25-30 पैसे, 50 पैसे, लेकिन वो ना इंसर्ट नहीं करते हैं प्रॉपर। आप कई बार देखा होगा, कई बार फेस्टिव के महीने में ना न्यूज़पेपर तक इंसर्ट नहीं करते हैं वो कबाड़ी में बेच देते हैं। लाइक 25-30 रुपए किलो बिक जाता है उनका, 5-6 रुपए का एक न्यूज़पेपर उनको लगता है नहीं बेचना, मतलब डबल एडिशन आया है ना, तो ये सब निकाल लेते हैं।
वो कहीं और सेल कर देते हैं, वो डबल इनकम के चक्कर में वो अपने ही पेट पे लात मारते हैं। और लॉन्ग टर्म। हाँ, आगे चल के लोगों को लगता है यार रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, तो रिस्पॉन्स ना आने का रीज़न यही होता है क्योंकि वो सर्कुलेट ही नहीं करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि एक बंदे को भेज देंगे, 50,000 पैम्पलेट भेज देंगे कि जाओ डिस्ट्रीब्यूट करो। अब 50 बंदे को एक बंदा कोई कैसे ट्रैक करेगा, मुझे आप बताओ। किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और कई बार क्या होता है, जो सर्कुलेशन वाली टीम होती है, जो वहाँ पे वेंडर्स होते हैं, वो खुद ही झूठ बोलेंगे आपको, सर हमारे यहाँ ना 1 लाख कॉपी की डिमांड है, आपने तो 1 लाख पैम्पलेट भिजवा दिया वहाँ। ओके, आपकी लाइन क्या थी? ये एक इंसान 50 लोगों कैसे ट्रैक करेगा या 50 लोग? हाँ, एक इंसान के लिए 50 लोगों को ट्रैक करना आसान नहीं है, हम्म, क्योंकि ना आप समझो अलग अलग जगह पे बैठते हैं वो, एग्री। है ना। उसके बाद यही सब जो कमी आई तो सोशल मीडिया को लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा देख रहे थे ना कि इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है। तो ओके। लोगों को एक फेथ बढ़ गया कि ठीक है, अब तो यही चीज़ है जो है, सोशल मीडिया ही है जहाँ पर आप प्रमोट कर सकते हो। क्योंकि क्या हुआ, न्यूज़पेपर ने अवेयरनेस फैलाई नहीं उस तरीके का। पैम्पलेट जितने भी प्रिंट करते हैं उन लोगों ने अवेयरनेस पे काम नहीं किया। आप अगर देखोगे उस टाइम, तो कोविड के टाइम में जितने भी न्यूज़ चैनल थे ना, सब ने अपना कैंपेन चलाया था एड्स के लिए, आप इसको ईमेल करें, कांटेक्ट करें, ये सारी चीज़ें। लेकिन प्रिंट ने कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रिंट के पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम, क्योंकि कोविड छूने से ही हो रहा था, राइट। सैनिटाइज हो रहा था न्यूज़पेपर। लेकिन तब भी लोग डर रहे थे, क्योंकि उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा था ना लोगों को करना क्या करना है। क्या? अगर उसी टाइम उन्होंने भी पिक कर लिया होता कि सैनिटाइजेशन प्रॉपर में हो रहा है, न्यूज़पेपर अब सेफ है, क्योंकि कई जगह तो ऑटोमेशन पे आ गया न्यूज़पेपर। मतलब ये कोरोना का ही दिन है, जहाँ पर न्यूज़पेपर आप मतलब अगर सर्च करोगे देखोगे तो पूरा न्यूज़पेपर प्रिंट होके, सेपरेट होके, बंडलिंग होके सब हो जाता है विदाउट ह्यूमन टच। अब तो ये सिस्टम भी हो गया। ओके, तो आपने मुझे बताया कि बिजनेस को समझने से पहले जो बिजनेस कर रहा है, जो एजेंसी चला रहा है, उसके विजन को जानना बहुत ज़रूरी है। हम्म। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जानना चाहता हूं कम समय में। तो पर्सनली मैं सुधांशु जी को भी जानना चाहता हूं, एसआरपी का विज़न भी जानना चाहता हूं। सबसे पहले आते हैं एसआरपी पर। तो आपकी एजेंसी ऐसा क्या करने वाली है, क्या कर रही है जो बाकी एजेंसी नहीं कर रही है? कुछ नया नहीं है, देखो करते हम लोग सेम चीज़ ही है, बस थोड़ा सा गेम होता है ट्रस्ट का ही। हम लोग बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे चार्ज करते हैं। हम लोग क्लाइंट के लिए ना डील ईयरली उठाते हैं और क्लाइंट को भी फेयर बताते हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ें हमने उठाई, ये आपके लिए पूरा 1 ईयर सेफ है। हम सेफ लेके चलते हैं, क्योंकि हम पब्लिकेशन से पहले ही डील कर चुके होते हैं। कई एजेंसियां क्या, और कई क्लाइंट्स भी मिस्टेक करते हैं इसमें। उसमें क्या करेंगे, वो मल्टीपल एजेंसी से क्वेरी करेंगे। सपोज पब्लिकेशन को चाहिए 100 रुपये और आप एक क्लाइंट हो, आपने सबको बोल दिया, राम को बोल दिया, श्याम को बोल दिया, मोहन को बोल दिया, मुझे एड्स चाहिए। तो पब्लिकेशन को क्या लगता है ना कि यार इसकी डिमांड है, इसकी ज़रूरत है, एक काम करो, 100 100 रुपये का दिया ही है ऑलरेडी, 120 दे दो सबको। अब जो 120 लाएगा ना, हम उनको देंगे। ये क्लाइंट क्लाइंट यहाँ पर फंस जाता है, ज़्यादा क्वेरीज करके अपने आप रेट बढ़वा बिल्कुल लेते हैं। बढ़ खुद ही बढ़वा लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। जिसके साथ जब आप किसी को जानते होंगे, ऑब्वियसली तभी जुड़ने में फ़ायदा है ना। अब जिसको नहीं जानते, छोड़ो यार, मूव करो वहाँ से। क्योंकि बिजनेस उसी के साथ करने में मज़ा आता है जिसको आप अच्छे से जानते हो, हम्म, है ना। क्योंकि बिजनेस तो एक पार्टनर ही हो गया ना, आप एक पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप रन कर रहे हो। अगर मेरे साथ कोई क्लाइंट जुड़ा हुआ है, अगर वो मुझे नहीं जानता, मेरा नेचर नहीं जानता, मैं उसका नेचर नहीं जानता, तो काम कैसे कर पाओगे आप ब्रांड के बिहेवियर को कैसे समझोगे, नहीं समझ पाओगे। हम्म। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके, मैंने मार्केट में एक स्टडी किया है जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत बड़े ब्रांड है जो बहुत छोटी सेल्स कर रहे हैं, पर उनके एड्स बने हुए हैं प्रॉपर, जो टीवीज़ पर चलते हैं, सोशल मीडियाज़ पर चलते हैं। और बहुत ऐसे छोटे ब्रांड है जो बहुत बड़ी सेल्स कर रहे हैं पर उनके ऐड नहीं है। तो आपकी एजेंसी ये मार्केट का जो गैप है ये कैसे ख़त्म करेगी? मतलब जो इतने सारे ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन है ही नहीं, जिनका कोई ऐड नहीं है, जिनकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, वो कैसे बनाएंगे? देखो मैं बताता हूँ, न्यूज़पेपर जो होता है ना, न्यूज़पेपर के अंदर एक सप्लीमेंट भी आता है। कई लोग सोचते हैं मेन पेपर, जो ऊपर का मेन पेपर होता है, उसमें पैसा लगाऊंगा ना तो काफ़ी अच्छा रीच मिलेगा। सपोज उसके अंदर जो सप्लीमेंट है, उसका कॉस्ट 50,000 है, और वो जो आप मेन में पैसा खर्च कर रहे हो उसका सपोज 10 लाख रुपए है। तो एज अ ब्रांड, कई बड़े ब्रांड क्या मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है यार मैं ये ब्रांड हूँ, मेरा स्टेटस ये है, आपका स्टेटस ये है, जरूर है, लेकिन आप सोचो उस टाइम में कितना मल्टीप्लाई कर सकते हो आप नीचे वाली एड्स को। हम्म,
छोटे वाले जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है ना, वो बहुत स्मार्ट है। अगर वो 100 रुपये लगा रहा है ना, तो पहले 1000 रुपये की प्लानिंग कर चुके होते हैं कि भैया मुझे चाहिए 1000 रुपये, कैसे आएगा। उनका एक फिक्स बजट है बड़ी ब्रांड का, मुझे 1 करोड़ रुपये साल में खर्च करना ही है। तो वो करते रहते हैं ट्रेडिशनल तरीकों में कि चलो मेन बुक लगा दो, ये टीवी में ऐड लगा दो। आप समझना, दिल्ली का ही ब्रांड है आपका, आप टीवी में ऐड क्यों लगा रहे हो? रीजनल टीवी पे कौन देख रहा है आज की डेट में? कोई नहीं देखता है। हर कोई अब टीवी की जगह मतलब फोन में ही देख लेते हैं। इन्फ्लुएंसर से इनफैक्ट वो न्यूज भी अब उस लेवल पे नहीं रहा कि लोग स्पेशली न्यूज देखने के लिए जाएं। अगर कुछ ओकेजन छोड़ दो, जैसे लाइक 15 अगस्त छोड़ दो आप, कुछ वॉर सिचुएशन है तो छोड़ दो आप, अगर इलेक्शन कैंपेन है तो उसको छोड़ दो, तो कौन देखता है? हम्म आप खुद देखो ना, न्यूज का कहते हैं ना कंटेंट लिखते हैं, उनका तरीका देखो क्या होता है। हम्म वो ऐसे कंटेंट क्रिएट करते हैं कि आप देखो उसको जाके, क्या जरूरत है? जब दिखाना ही वही चीज़ है तो वही चीज़ डाल दो आप, है ना? तो इसमें भी कह सकते हैं ना, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है हर चीज़ के लिए। ओके, तो आप मतलब हमारे शो के थ्रू एडवाइस दीजिए जितने भी ब्रांड है, जितने भी बिजनेसमैन हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको अपना सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कंटेंट बनाकर या बनवाकर एजेंसी के थ्रू, या इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके काम करना चाहिए। आप कैसे उनको एडवाइस करेंगे कि उनका बिजनेस ग्रो हो? देखो, अपना प्लेटफॉर्म प्रमोट करो आप। देखो क्या होता है, अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर हायर करते हैं। हम इन्फ्लुएंसर क्यों हायर करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाया हुआ होता हम्म है ना? इसीलिए हम हायर करते हैं। तो उस पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, अपने ब्रांड पे स्टार्टिंग से करो आप। आज कई ब्रांड्स देखोगे, ब्लू टिक लेके सब कुछ काम करते हैं, लेकिन कंटेंट नहीं देते हैं वो। हम्म कंटेंट किसी भी ब्रांड का, बड़े ब्रांड का नहीं होता है, सिर्फ ग्रीटिंग्स आता है। हाँ, इनके पास बजट इतना होता है कि शाहरुख खान सलमान खान से हैप्पी न्यू ईयर विश करवा देंगे आप। बट समझना, कोई एक अपने ऊपर खर्च कर रहा है और एक जो आप हायर करोगे, तो बहुत फर्क है ना। वो आपसे जुड़ के वो उसका ही प्रमोशन होना है। ट्रू। क्योंकि क्यों, मुझे लगेगा कि आकाश यार हल्दीराम का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है, हम्म हल्दीराम के साथ जुड़ा है। हल्दीराम तो हल्दीराम ही रहे ना। लेकिन आकाश का नाम तो कितना बढ़ गया ना। अगर यही हल्दीराम खुद इतना बड़ा, मतलब सोशल मीडिया खुद बड़ा बिल्डअप कर ले, तो जरूरत क्या है इन्फ्लुएंसर की? या न्यू कॉमर्स को मौका दे तो वो बिल्कुल। भी एक ब्रांड वैल्यू बनेगी कि यहाँ पर ये। लोग आके खुद कहेंगे सर मैं वीडियो कोलैब करना चाहता हूँ आपके साथ। हम्म अगर ब्रांड इतना बड़ा खुद चैनल होगा, ब्रांड तो बहुत बड़ा है हल्दीराम। मतलब किसी को ऑफेंस ना हो, हल्दीराम ब्रांड बहुत बड़ा है। मैं हम्म किसी और का एग्जांपल ले लेता हूँ, आई हाँ, मतलब थिंक। एग्जाम्पल ब्रांड ले लेते, हाँ, कोई भी ब्रांड हो। हाँ, क्योंकि आप समझो ना कि उससे आपका उसका नाम बढ़ेगा। हम्म तो मतलब कहते हैं ना, अपने ऊपर ही खर्च करो। अपना अगर चैनल है, सोशल मीडिया है, तो उस पे आप पैसा इन्वेस्ट करो ताकि लोग जुड़े। जितने ब्रांड्स आपसे जुड़े ना, आप वहां से भी अर्न कर सकते हो। ओके, तो आपका जितना भी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो बिजनेस में है, एज एन एजेंसी है, जब से भी आपने स्टार्ट किया है, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पूरा स्टार्ट से अपने एक्सपीरियंस का एक निचोड़ मैं चाहता हूँ आप सबको बताएं ताकि उनके काम आए। सबसे पहला, घड़ी देखना बंद करो। क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर जर्नी जीना है, टाइम देखना बंद कर दो, डे देखना बंद कर दो। डे देखना बंद कर दो, नाइट है या दिन है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं अपनी बताऊं, मैं 700-800 बंडल, मतलब 10-12 केजी का एक बंडल होता है, 700-800 हम लोग ट्रक से लोड अनलोड करते थे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे में लगाते थे। रात भर वहाँ रुकते थे, क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग कई बार 6 बजे होती थी। तो रात भर हम लोग रेलवे स्टेशन पे, ठंड हो या गर्मी हो, रहते थे। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कार तक नहीं थी। हम्म तो बहुत चीज़ है। मतलब अगर हिम्मत है कि इन सब सुकून से ऊपर आप उठ के काम कर सकते हो, हम्म तब तो करना। कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ना समझो आप, अगर आपके अंदर ये काबिलियत होगी कि आप 4 लोगों को हैंडल कर सकते हो, तभी तो एंटरप्रेन्योर बनोगे। हम्म पता चल रहा है कि आप सोच रहे हो कि मुझे यार करना चाहिए, मैं कंपनी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप 4 लोगों की टीम भी नहीं हैंडल कर रहे हो। तो हम्म पहले वहां से स्टार्ट करो। किसी भी कंपनी में आप जुड़े हो, किसी भी पोजीशन पे हो, आप अपने सीनियर से मिलो और बोलो मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। हम्म अगर उसको पोटेंशियल दिखेगा आपके अंदर ना, तो जरूर सपोर्ट करेगा। लेकिन मेरा लड़का अगर मुझे बोल दे कि सर मैं ये चीज़ें हैंडल करता हूँ, मैं उनको ऊपर छोड़ दूंगा। हम्म इनफैक्ट सैलरी भी बढ़ा दूंगा, इंसेंटिव ले भाई तू, है ना। आपने मेंशन भी किया था कि आप अगर चाहते हैं मुझसे 1-2 लाख रुपए सैलरी लेना, तो हम्म आप वैल्यू क्रिएट करो। बिल्कुल। मतलब ओपन है, सेल्स तो यही है। हम्म आज बड़े बड़े सीईओ की सैलरी कितनी होती है, आपको सोचो। हम्म क्या लगता है, क्या पूछते हैं उसकी लास्ट सैलरी आपकी 20,000 थे या 5 करोड़ थी? नहीं पूछते हैं।
ओके। आप मैन्युफैक्चरिंग पे बिलीव करते हैं? बहुत। तो एसआरपी को आप कहाँ देखना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में? हाँ, टारगेट है 100 करोड़ तक का जाना है। हुँ, पहले 100 करोड़ क्रॉस करते हैं, फिर ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे उसको। ओके। और ये जो आपके कॉम्पिटिटर है, बाकी एजेंसीज़ है, आप इनको कॉम्पीट कैसे करेंगे? देखो मार्केट में जो आजकल कुछ कॉम्पिटिटर है ना, वो मार्केट में दे रहे हैं पैसा, वो कमा नहीं रहे। मोनोपोली ऐसा क्रिएट कर दे कि 100 रुपए की चीज़ खरीद के खुद 98 में बेच रहे हैं वो, 98। एक मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। हाँ, उनको लगता है कि हम कवर कर लेंगे, लेकिन हुँ, क्लाइंट बहुत स्मार्ट है। जिस दिन आप एक 100 रुपए पे जाओगे, वो दूसरा ढूँढ लेगा, क्योंकि 100 पे तो मार्केट प्राइस है ना। तो ये जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनको आपकी एडवाइस भी है कि ऐसा ना करें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो हर चीज़ में यूनिटी काम आता है ना। आप मार्केट के बियॉन्ड मत जाओ। हुँ, आपको पता चलेगा कि 5 साल बाद आप लॉस में जा रहे हो। कई कंपनी बंद हुई। कोविड के बाद देख लो, कई कंपनियाँ बंद हुई, कई स्टार्ट किया। क्यों किया? क्योंकि हम लोग अपने आगे वाले की गलती से सीखते हैं। तो आज हुँ, गलती मत करो। उनको लगता है कि हम कवर कर लेंगे कब। मेरे पास 1-2 खुद भी एग्ज़ाम्पल है। मैं लास्ट जॉब इसके पहले जो किया था, कुछ 2-3 महीने काम किया था। उन्होंने क्या किया, लॉस में प्रोजेक्ट उठाना शुरू कर दिया। मैं कहा क्यों? कह रहे हैं कवर कर लेंगे। क्लाइंट बना रहे हैं। बंद हो गया वो, एजेंसी ही बंद हो गई वो। हुँ, तो इसीलिए मैं कभी नहीं कहूँगा ऐसा। देखो एंटरप्रेन्योर जर्नी कुछ भी ब्लाइंडली नहीं है, कुछ भी ब्लाइंड गेम नहीं है। जॉब में क्या है ना, एक गलती की आपको फायर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर एक गलती के -10 लाख हो जाओगे आप, -20 लाख हो जाओगे। हुँ। हो सकता है कई बार क्लाइंट का ही कोई ऐसा नुकसान हो जाए कि आपके ऊपर ही लीगल केस भी हो सकता है, कुछ भी बिल्कुल हो हो सकता सकता है। है। तो सारी चीज़ें को एकदम निचोड़ लो पहले कि भैया मैं रेडी हूँ कुछ भी सैक्रिफाई करने से। हुँ, विराट कोहली बनना है तो तपना तो पड़ेगा ना आपको। अदरवाइज़ तो मत आओ इस फ़ील्ड में। क्योंकि सेल्स ऐसा फ़ील्ड है ना, जहाँ पे 99% रिजेक्शन है। हुँ, 1% का रेशियो है जहाँ पर आपको सक्सेस रेट है। हुँ, 100 कोल्ड कॉल करोगे तो मे बी 1 क्लोज़र है। ट्रू। और उसमें भी हज़ार तरह के नखरे। बिल्कुल है। हुँ। ओके। तो आप पर्सनली मुझे ये बताएं कि आप बैलेंस कैसे करते हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि आज के समय में मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि यार मैं अपने बिजनेस को और अपनी लाइफ पर्सनल लाइफ को ना साथ लेकर नहीं चल पा रहा हूँ। हुँ, हुँ। बिजनेस सेट होता है तो पर्सनल लाइफ बिगड़ जाती है, और पर्सनल लाइफ सही रहती है तो बिजनेस बिगड़ जाता है। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैंने बोला था ना, वही सैक्रिफाई होता है। जब टाइम आपको पता है ना कि घर को कितना टाइम देना है, हम्म, तो आप अपने अंदर ना वो चीज़ें मतलब अलाइन कर लेते हो। हम्म, हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हो कि मुझे अगर ऑफ़िस जाना ना, तो इतनी देर इतने ही काम करना है, ताकि मैं फैमिली के लिए इतना टाइम दे सकूँ। कई बार अनवांटेड सिचुएशन या इवेंट होते हैं, हम्म, जब सडनली कुछ ना कुछ होता है, तो वो चीज़ होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता है। मतलब मैं फैमिली में मैं हूँ और मेरी वाइफ़ है और मेरा बच्चा है, तो कई बार होता है मुझे काम छोड़कर भी जाना पड़ता है। पर हम्म, चीज़ें आपको पीछे टीम बिल्ड पे इतना ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आप अगर घंटे, 2 घंटे, हफ़्ते, 2 हफ़्ते नहीं भी रहे ना, तो आपके पीछे काम चलना चाहिए। हम्म। इस तरह का आप टीम तैयार करो। ओके। तो एक्चुअली आपकी जो पर्सनैलिटी है, जितना मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, आप एक पॉडकास्टर भी है, आप एक बिजनेसमैन भी है, आप एजेंसी रन भी करते हैं। तो आप ना मल्टीपल पर्सनैलिटी है। तो ये एक एपिसोड में तो कवर हो ही नहीं सकता। हुँ, आपको स्टॉक की भी नॉलेज है, आपने इतने क्लाइंट्स का काम किया, आपको वो एक्सपीरियंस है, आपने इतने गेस्ट को सुना है, हुँ, आपको वो एक्सपीरियंस है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, हम आपके साथ सीरीज़ करेंगे। लेकिन लास्ट एक क्लोजिंग क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं, समझाए और सिखाए कि बिहार से आया हुआ एक लड़का आज दिल्ली में एक मार्केट में काम कर रहा है, अपने एक नाम है, ब्रांड है। तो क्या सोचना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है कि आप अपने हालात बदल सकें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो किसी न किसी चीज़ को एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम इस वजह से हालात नहीं बदल पा रहे। हुँ। लेकिन आपने खुद को बहुत बदला है। और जो अगर मतलब आपने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो, वेट को लेके आपकी बाय फाइनेंशियली जर्नी हो, आपने अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया, पूरे गांव का नाम रोशन किया, और बिहार का तो खैर बिहारी नाम रोशन करते ही है। तो ये कैसे मेंटेन करते हैं, ये उन लोगों को बताएं जो आलसी है, जो आलस कर रहे हैं और जो कर नहीं पा रहे हैं। देखो तप जाते हैं ना लोग, अब चॉइस नहीं होती है लोगों के पास। मतलब मेरे जैसे लोग जो बिहार से आते हैं ना, उनके पास कोई चॉइस नहीं होता है। आप कमाओगे तो रह सकते हो अच्छे घर में, अफ़ोर्ड कर पाओगे अच्छा रेंट, अदरवाइज़ कहाँ रहोगे आप? आप 5-6 लोगों के साथ क्लब करके रहोगे, एक रूम, मैं वो भी रहा हूँ। एक रूम में हम 2-3 दोस्त होते थे, फिर हमने फ्लैट लेना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें लगा ठीक है यार, हमारी थोड़ी पर्सनैलिटी इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। आस-पास का माहौल, अब जैसे कई हमारे जाट फ्रेंड हैं, उनको पता ही नहीं होता था बिहारी है। हम्म, उनके घर में लगता था यार क्या है, बिहारी ऐसे होते हैं।
तो सबकी मोनोपोली अपनी-अपनी अलग जगह पे होती थी। तो जो बाहर आते हैं ना घर से, वो तो उनको पता है कि आपके पास चॉइस ही नहीं है, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। मतलब मल्टीपल चॉइस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक हो जाता है कि यार अब तो करना ही है। या तो करो या क्योंकि मरो। हाँ, मरो, कोई है ही नहीं ना पीछे आपके, हम्म, फिर क्या करोगे? और भगवान ना सही पूछो तो सबको रास्ता दिखाता है। कई बार मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है कि दरवाजे कई बंद हुए हैं, लेकिन इंस्टेंट दूसरा पैरेलल दरवाजा खुल जाता है। तो हम्म। सबके साथ होता है ये चीज़। ओके, मेरी ना एक बार आपसे कन्वर्सेशन हो रही थी कार की, शायद आपके याद भी नहीं होगा। मैंने आपसे पूछा था कि जब आप मार्केट में जो सेल्स कर रहे हो, आपको सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है? तो आपने मुझे जवाब दिया था, इसको पूरा आप करना आज, कि मुझे कॉम्पिटिशन से प्रॉब्लम नहीं है। जो रेट मैं दे रहा हूँ, अगर कोई मुझसे अच्छा रेट दे सकता है तो बिल्कुल दे। हुँ, कोई मुझसे अच्छा काम कर सकता है तो बिल्कुल करे, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा अच्छा करता था, करता हूँ, करता रहूँगा, तो मैं अपनी जगह बना लूँगा। लेकिन जब लोग मुझे ये कहते हैं कि यार ये बिहारी यहाँ जगह कैसे बना लेगा? हुँ। हम ये नहीं बना देंगे, मुझे ये बुरा लगता है। तो इसको आप अपने पूरे इमोशन शेयर करो। देखो, चिढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग होते ही हैं मार्केट में ना कि कैसे ये तरक्की कर रहा है ना? हम यहाँ के लोग हैं, लेकिन आपके पीछे के एफर्ट्स नहीं देखते हैं वो, कि कितने सालों से ये सेम प्रोफ़ेशन में है। इतना अच्छा क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है, लोग नहीं देखते। और हम लोग अगर मेरे अंदर पर्सनली क्या होता है ना कि मेरे पास खोने के लिए क्या है? आज तो चलो फैमिली है, इसके पहले क्या था खोने के लिए? जब मैं बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरा एक गोल ही ऐसा था कि यार मैं क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा? इस एज में हूँ, सपोज़ आज मेरे पास 10 लाख का लोन हो जाएगा, डेट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं भरूँगा यार, नहीं भरूँगा तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? जो होना वो हो जाएगा। अगर मैं रोक सकता तो बिल्कुल रोक लूँगा, नहीं रोक सकता हूँ तो बिल्कुल छोड़ देता हूँ मैं, फ्री हैंड छोड़ देता हूँ। थोड़े दिन के लिए डिस्टेंस बना लो, किसी भी चीज़ के लिए। अगर लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो रही तो आप डिस्टेंस बना लो थोड़े दिन के लिए। देखना कई बार होता है ना, बाउंस बैक इसीलिए बोला जाता है। हम्म, कई बार डिस्टेंस भी ज़रूरी है। अगर लग रहा है ऐसा चीज़ हो रहा है, ठीक है, आप करने दो आगे। 1 दिन किसी दिन तो रियलाइज़ होगा यार। ओके। तो सुधांशु जी, मैं आपको पर्सनली अपनी तरफ से फीडबैक देता हूँ। मैंने आपके साथ बहुत समय बिताया, बहुत सारे बिजनेस भी किए, इन्वेस्टमेंट भी किया है, पैसा लिया भी है, दिया भी है। आप बहुत अच्छे और रिस्की इन्वेस्टर हैं। आप मैन विद कमिटमेंट रहते हैं, और जो आप ट्रस्ट बिल्ड बिल्ड करते हैं ना, एक ऐसे पर्सनल बिहेवियर के साथ, मतलब मैं 2-3 स्टोर में विजिट किया है आपके साथ, तो मैंने देखा है कि आप उस स्टोर को अपना समझ के सजेशन देते हो। मतलब आपको अगर वहाँ से 5 रुपए कमाने हुँ, हो, हुँ। लेकिन आप एडवाइस 5 लाख की देकर आते हो, फिर चाहे वो अप्लाई किसी और एजेंसी के साथ कर ले। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि यार ये काम मेरे पास नहीं आएगा। आप हमेशा चाहते हो कि कोई तो ब्रांड ग्रो करे। हाँ, तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है, और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं और बातें करूँ, आप और जानना चाहते हैं सर के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करें और इसको वायरल करें। और कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पावर होती है। ट्रू। मैं चाहता हूँ कि अगर बिहार आपसे प्यार करता है, जो नए नए स्टार्टअप है वो आपसे प्यार करते हैं, और किसी को यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो, तो इस एपिसोड को 1 मिलियन तक पहुँचाए, ये मेरी इच्छा है। देखो, मैं एक मतलब बिहार के लिए मैंने कुछ किया तो नहीं है, ये गिल्ट होता है मुझे, क्योंकि ना कई बार मैं भी बोलता हूँ ये चीज़ कि किसी ने कुछ नहीं किया। आप बड़े-बड़े एक्टर का नाम ले सकते हो, अच्छा मतलब अच्छा एस्टैब्लिश हो गए हैं वो लोग ब्रांड, लेकिन कोई करता नहीं कुछ हमारी सोसाइटी के लिए। तो कभी-कभी ये मन में होता है कि मुझे ना कुछ वहाँ के लिए करना है। तो वो प्लान है मेरे पास, फर्दर मेबी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर करें। बिल्कुल। और प्लान है तो प्रोजेक्ट है, लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे तो ज़रूर होगा। क्योंकि होता है ना, जहाँ से आप हो वहाँ के लिए क्या करो हमेशा मैटर करता है। और ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करता बिहार के लोगों से, मैं तो ख़ैर ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बिहार तक चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पूरी इंडिया हमें इस वीडियो को देखे और समझे। और जिस चीज़ में लग रहा है कि उनको क्लैरिटी नहीं मिली है, वो कमेंट करें, पर्सनली भी बता सकता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर, और एसआरपी मीडिया को, कि आपके पास और अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हो, और हुँ, जैसे आप अभी तक अपने क्लाइंट्स का दिल जीतते आए हैं, उनको सेल्स में ग्रोथ देते आए हैं, बाकी सबको भी दे। और थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, बात करके मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे खुद मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक मिलते यू। हैं।